नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रोशनी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक उपन्यास 1984 जो कि जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया था। आज मैं प्रस्तुत करूंगी इसका पहला भाग हमारे सुनने वालों के लिए। तो हुआ यूं कि हमारी एक श्रृंखला जिसका कि नाम है 42nd क्लासिक्स, उसकी एक कड़ी में हमने आपको इसका संक्षिप्त विवरण सुनाया था और कमेंट सेक्शन में हमारे एक सुनने वालों ने लिखा कि वो चाहेंगे कि हम ये पूरा नॉवल आपके लिए लेकर आए। तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया 1984 का हिंदी अनुवाद। वह अप्रैल का एक साफ सर्द दिन था। घड़ी में 13 का गजर खड़का था। बदचला हवाओं को गच्चा देने की फिराक में अपनी ठोडी को छाती में धंसाए विंस्टन स्मिथ काफी तेजी से कांच के दरवाजों के पार विक्ट्री मैंशंस में दाखिल हुआ। फिर भी धूल का एक भंवरदार झोंका वह रोक नहीं पाया जो उसके साथ ही भीतर घुस आया था। भीतर का प्रवेश गलियारा उबले हुए करम कल्ले और पुराने चीथड़ों से बनी किसी कालीन की मिली जुली गंध से भभक रहा था। गलियारे के एक तरफ दीवार पर एक रंगीन पोस्टर टंगा हुआ था। इतना बड़ा पोस्टर आमतौर पर कोई भीतर की दीवार पर तो नहीं सजाता। पोस्टर पर एक बड़ा सा चेहरा बना था जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा रही होगी। कोई 45 साल के आसपास के आदमी का चेहरा रहा होगा। वे बिल्कुल घनी काली मूछों वाला एक कठोर मर्दाना चेहरा। विंस्टन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लिफ्ट की ओर जाने का कोई फायदा नहीं था। आमतौर पर वह बंद ही रहती थी, अच्छे से अच्छे दिनों में भी। आजकल तो वैसे भी दिन के वक्त बिजली कटी ही रहती थी क्योंकि नफरत सप्ताह की तैयारी चल रही है। कम खर्ची अभियान इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है। फ्लैट 7वें माले पर था। 39 साल के विंस्टन को टखने के ऊपर की नसों में अल्सर था, इसलिए वह बीच बीच में सुस्ताते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। हर माले पर लिफ्ट के ठीक सामने वाली दीवार पर लगे पोस्टर से विशाल चेहरे वाला आदमी उसे घूर रहा था। कुछ तस्वीरें बड़ी रहस्यमय होती हैं जो चलते फिरते आपका लगातार पीछा करती रहती हैं। ये उन्हीं में से एक थी। इसके नीचे लिखा था, मोटा भाई देख रहा है। फ्लैट के भीतर से एक महिला की मधुर आवाज आ रही थी। वह कुछ आंकड़े गिनवा रही थी जिसका लेना देना कच्चे लोहे के उत्पादन से था। आवाज धातु के बने एक लंबे और धुंधले कांचनुमा कोटर से आ रही थी जो दाहिनी दीवार का हिस्सा था। वह एक टेलीस्क्रीन था, दीवार में धंसा एक छोटा सा पर्दा। विंस्टन ने उसका एक स्विच दबाया। आवाज थोड़ी कम हुई, हालांकि शब्द अब भी साफ सुनाई दे रहे थे। इस मशीन की आवाज को धीमा तो किया जा सकता था, लेकिन इसे पूरी तरह बंद करने का कोई तरीका नहीं था। वह खिड़की की तरफ बढ़ा। छोटे कद की उसकी कृशकाय देह पार्टी की नीली वर्दी में तुच्छ जान पड़ती थी। उसके बाल ठीक ठाक सुनहरे थे और चेहरा जैसे पैदाइशी गुलाबी, लेकिन खुरदरे साबुन, भोतरे उस्तरे और जाती ठंड से मिलजुल कर चेहरे की उसकी चमड़ी सख्त हो चली थी। खिड़की बंद थी, लेकिन बाहर देखने पर समझ आता था कि ठंड है। नीचे सड़क पर हवा के झोंकों से धूल का गुबार उठ रहा था। उसमें कागज की चिंदियां गोल गोल चक्कर लगा रही थी। ऊपर सूरज चमक रहा था। आकाश गाढ़ा नीला था। फिर भी किसी चीज में कहीं कोई रंगत नहीं दिखती थी, सिवाय उन पोस्टरों के जो हर जगह चिपके हुए थे। जिधर नजर जाती काली मूछों वाला वही चेहरा पोस्टरों में से झांकता दिखता था। खिड़की के ठीक सामने वाले मकान पर भी यही पोस्टर लगा था। नीचे लिखा था, मोटा भाई देख रहा है। उसकी आंखें वास्तव में विंस्टन की आंखों में ही घूर रही थी। ऐसा ही एक फटा हुआ पोस्टर नीचे सड़क पर पड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था। उसकी फड़फड़ाहट में एक शब्द बार बार दिखकर गायब हो जा रहा था, INGSOC 1। तभी दूर दिख रही छतों के बीच एक हेलीकॉप्टर हौले से नीचे उतरा। कुछ देर उसने वहां चक्कर काटा, फिर तेजी से घूमकर वापस उड़ गया। वह पुलिस का गश्ती दल था जो लोगों के घरों के भीतर खिड़कियों से झांक रहा था। इन गश्ती दलों का कोई खास मतलब नहीं था। यहाँ सिर्फ विचार पुलिस खास मायने रखती थी। विंस्टन के पीछे पर्दे से आ रही आवाज अब भी कच्चे लोहे के बारे में कुछ बड़बड़ा रही थी कि कैसे 9वीं 3 वर्षीय योजना को जरूरत से ज्यादा पूरा किया जा चुका है।
ये पर्दा एक साथ सूचनाएं लेता भी था और देता भी था। विंस्टन अगर फुसफुसाहट से थोड़ी सी भी ऊंची आवाज निकालता तो पर्दा उसे पकड़ सकता था, बशर्ते वह उसकी पहुंच में हो। उसे सिर्फ सुना नहीं, देखा भी जा सकता है। पर्दा कब आपको देख रहा है और कब नहीं, ये पता करने का कोई तरीका नहीं था। विचार पुलिस किसी पर कैसे और कितनी निगरानी रखती है, इस बारे में केवल अटकलें ही लगाई जा सकती थी। हो सकता है वह सभी पर हर वक्त लगातार अपनी निगाह रखती हो, लेकिन एक बात तो तय थी कि जब वह चाहे आपको देख और सुन सकती थी। इसलिए यहां ये मानकर जीना होता था कि आपसे निकली कोई भी ध्वनि सुनी जा रही है और उजाले में की गई किसी भी हरकत को देखा जा रहा है। केवल अंधेरा ही आपको निगरानी से बचा सकता था। ऐसे ही जीने की आदत डालनी होती थी, फिर धीरे धीरे ये जीने का हिस्सा बन जाता था। विंस्टन पर्दे की ओर पीठ करके ही खड़ा रहा। वह जानता था कि पीछे से भी निगरानी रखी जा रही है, फिर भी उसे लगा कि शायद थोड़ा सुरक्षित हो। उसका दफ्तर यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर सत्य मंत्रालय में था। दूर से ही उसकी सफेद इमारत उस धुंधले भूभाग में विशालकाय दिखाई देती थी। विंस्टन उसे थोड़ा हिकारत से देखता था। ये लंदन थायर स्ट्रिप 1 का प्रमुख शहर और ओशिएनिया के प्रांतों में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। उसने दिमाग पर जोर डालकर बचपन को याद करने की कोशिश की कि क्या लंदन हमेशा से ही ऐसा था? क्या ऐसे ही गलियारों के बीच हमेशा से ही यहाँ 19वीं सदी के ये सड़ते गलते मकान होते थे? लकड़ी की दीवारों, कार्डबोर्ड की खिड़कियों और कच्चे लोहे की छत वाले मकान, जिनके चारों ओर चार दीवारी पर बेतरतीब बगीचे फैले हों। जहां बम गिरा था, क्या वह जगह भी पहले थी? वहीं जहां अब प्लास्टर की धूल हवा में उड़ती फिरती है और मलबे के ढेर पर घास उगाई है, और वह जगह जिन्हें बमबारी ने बिल्कुल सफाचट कर डाला है, जहां मुर्गी के दड़बों की तरह लकड़ी के मकानों की एक रिहाइश आबाद है। कोई फायदा नहीं याद करने से। उसे बचपन का कुछ भी याद नहीं आ रहा था, सिवाय कुछ चमकदार झांकियों के, जिनका ना कोई खास अर्थ था, ना कोई साफ संदर्भ। वहां से दूर दिख रही तमाम चीजों में सत्य मंत्रालय एकदम अलग सा दिखता था। वह एक विशाल पिरामिड जैसा ढांचा था, जिसकी सफेद कंक्रीट से दमकती अट्टालिकाएं एक के ऊपर एक हवा में 300 मीटर तक ऊंची चली गई थीं। विंस्टन जहां खड़ा था, वहां से खूबसूरत सफेद अक्षरों में लिखे पार्टी के 3 नारे बिल्कुल साफ पढ़ने में आ रहे थे। युद्ध शांति है, आजादी गुलामी है, अज्ञान ताकत है। कहते हैं कि सत्य मंत्रालय की जमीन से ऊपर खड़ी इमारत में 3000 कमरे थे और तकरीबन उतने ही कमरे जमीन के नीचे थे। उसके जैसी दिखने वाली, उसके आकार की पूरे लंदन में केवल 3 ही इमारतें थीं। ये तीनों मिलकर आसपास के दृश्य को इतना बौना कर देती थी कि विक्ट्री मैंशंस की छत से चारों एक साथ नजर आती थी। इन्हीं में सरकार के 4 मंत्रालय थे। इनमें सरकार की समूची मशीनरी बटी हुई थी। पहला था सत्य मंत्रालय, जिसका लेना देना समाचार, मनोरंजन, शिक्षा और ललित कलाओं से था। दूसरा था शांति मंत्रालय, जो युद्ध के मामले देखता था। तीसरा प्रेम मंत्रालय था, जिसका काम कानून व्यवस्था कायम रखना था। श्री मंत्रालय आर्थिक मामलों के लिए जिम्मेदार था। वहां की नई कूट भाषा न्यूज स्पीक में इनके नाम थे मिनीटू, मिनीपैक्स, मिनीलव और मिनी प्लेंटी। प्रेम मंत्रालय के नाम से उलट इसका काम वास्तव में डराने वाला था। इस इमारत में एक खिड़की नहीं थी। विंस्टन खुद कभी इस मंत्रालय के भीतर नहीं गया था, यहां तक कि इसके आधे किलोमीटर के आसपास भी नहीं। जब तक कोई सरकारी काम ना पड़े, इसमें घुसना नामुमकिन था। काम हो तब भी भीतर जाने के लिए मुक्कियों में छिपी हुई मशीन गनों के साए में कांटेदार बाड़ के जालों और स्टील के दरवाजों को पार करना होता था। उसकी बाहरी दीवार तक जाने वाली सड़कों पर भी काली वर्दी पहने हथियार बंद गुरिल्ला गार्ड चक्कर लगाते थे। विंस्टन अचानक पीछे मुड़ा। अब उसके चेहरे पर भाव कुछ आशावादी लग रहे थे। पर्दे के सामने अपना चेहरा करने की पहले सलाह थी कि आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ और आशावादी दिखना चाहिए। कमरा पार करके वह अपनी छोटी सी रसोई में घुसा। दिन के इस पहर काम छोड़कर मंत्रालय से वापस आने के चक्कर में उसका कैंटीन का खाना छूट गया था। उसे पता था कि रसोई में खाने को कुछ नहीं था, बस भूरे रंग की एक ब्रेड थी
जिसे उसने कल सुबह नाश्ते के लिए छोड़ा हुआ था। उसने टांड पर से एक बोतल उतारी। उसके भीतर एक रंगहीन द्रव्य था। बोतल पर एक सफेद लेबल लगा हुआ था। उस पर लिखा था विक्ट्री जिन। कांटेदार उसकी महक अजीब तैलीय थी, जैसे चीन में चावल से बनी शराब की होती है। विंस्टन ने एक कप में उसे डाला, खुद को किसी झटके के लिए जैसे तैयार किया, फिर दवा की खुराक समझकर सीधे हलक में गटक गया। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया, उसकी आंखों में पानी आ गया। ऐसा लगा जैसे उसने नाइट्रिक एसिड पी लिया हो। उसे गटकते ही ऐसा लगा कि किसी ने सिर के पीछे डंडा दे मारा हो। पीने के बाद पेट में अचानक उठी जलन अगले ही पल बंद भी हो गई। उसे बेहतर महसूस होने लगा। फिर उसने एक मुड़े तुड़े पैकेट में से एक सिगरेट निकाले जिस पर लिखा हुआ था विक्ट्री सिगरेट। लापरवाही में उसने सिगरेट को खड़ा पकड़ लिया, जिसके चलते तंबाकू भीतर से निकलकर फर्श पर बिखर गई। दूसरी सिगरेट के साथ उसने सावधानी बरती। फिर लिविंग रूम में वापस जाकर वह एक छोटी सी टेबल पर बैठ गया जो पर्दे के बाईं ओर थी। टेबल की दराज से उसने एक कलमदान, स्याही की एक बोतल और एक मोटी खाली नोटबुक निकाली जिसका पीछे का कवर लाल था और आगे का संगमरमरी। जाने क्या वजह थी कि उसके कमरे का टेलीस्क्रीन अजीब जगह पर था। कायदे से उसे कमरे की अंतिम दीवार पर होना चाहिए था, जहां वह पूरे कमरे पर नजर रख पाता। इसके बजाय वह खिड़की वाली दीवार के ठीक सामने वाली लंबी दीवार में लगा हुआ था। इस दीवार के एक तरफ एक छोटी सी अलमारी नुमा जगह निकली हुई थी जहां विंस्टन अभी बैठा हुआ था। हो सकता है कि किताबों की अलमारी के लिए वह जगह रही हो। उस छिछली सी खो में बैठकर पीठ को दीवार से थोड़ा सटाए हुए विंस्टन खुद को टेलीस्क्रीन से बचा पाता था। बेशक उसकी आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन इस स्थिति में उसे देखा जाना संभव नहीं था। दरअसल अभी जो वह करने जा रहा था, उसे करने का ख्याल कमरे के इस अजीब से भूगोल के चलते ही आया था। इसके पीछे एक और वजह वह नोटबुक थी जो उसने अभी अभी दराज से बाहर निकाली थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसके पन्ने मक्खन के जैसे चिकने थे, जो समय के साथ हल्के पीले पड़ चुके थे। ऐसी नोटबुक कम से कम 40 साल से तो नहीं बनी होगी। उसके हिसाब से वह उससे भी ज्यादा पुरानी थी। शहर के एक झुग्गीनुमा इलाके में किसी कबाड़ी के यहाँ उसे वह खिड़की पर पड़ी मिली थी। पता नहीं कौन सा इलाका था, उसे याद नहीं पड़ता था, लेकिन पहली नजर में ही विंस्टन को लगा था कि ये डायरी उसके पास होनी चाहिए। पार्टी के सदस्यों को वैसे तो आम दुकानों में जाने की मनाही थी, इसे बाजार में सौदा लेना कहते थे, लेकिन इस नियम का पालन बहुत कड़ाई से कोई नहीं करता था, क्योंकि जूते के फीते से लेकर रेजर के ब्लेड तक तमाम ऐसी चीजें थीं जिन्हें कोई और कहीं से हासिल करना संभव नहीं था। विंस्टन ने गली में अपनी निगाह काफी तेज से घुमाई, फिर चुपचाप दुकान में घुसा और $2.50 में उस नोटबुक को उठा लाया। खरीदते वक्त वह बिल्कुल नहीं जानता था कि वह इसे क्यों खरीद रहा है। अपने ब्रीफकेस में काफी अपराध बोध के साथ उसे लेकर वह लौटा। वह एकदम कोरी नोटबुक थी, लेकिन उसका अपने पास होना ही बड़ी बात थी। अब वह उसी में लिखने जा रहा था। यहाँ डायरी लिखना गैर कानूनी तो नहीं था। वास्तव में यहाँ कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि अब कोई कानून बचा ही नहीं है। फिर भी ऐसा करते हुए अगर कोई पकड़ लेता है तो इतना तय है कि उसे मौत की सजा मिलेगी या फिर कम से कम 25 साल किसी लेबर कैंप में हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। विंस्टन ने कलमदान में निब लगाई और उसका कचरा साफ करने के लिए मुंह से लगाकर एक बार खींचा। कलम अब यहाँ बीते जमाने की बात हो चुका था। लोग दस्तखत करने के लिए भी कलम का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह बड़ी मुश्किल से कहीं से एक कलम ले आया था, क्योंकि उसे लगता था कि इतने खूबसूरत मखमली पन्ने पर निब वाली कलम से ही लिखा जाना चाहिए। पेंसिल से लिखना डायरी का अपमान होगा। वह खुद भी हाथ से लिखने का आदी नहीं था। छोटे छोटे नोट को छोड़ दें तो आम तौर से वहां लिखने के लिए श्रुतलेख की मशीन में बोलने का चलन। जाहिर है कि उसमें डायरी नहीं लिखी जा सकती थी। उसने स्याही में कलम को डुबोया, फिर एक पल के लिए ठिठक गया। एक सुरसुरी सी उसकी रीढ़ के नीचे तक दौड़ गई। पन्ने पर एक अदद निशान बनाना भी यहाँ एक मुकम्मल कार्रवाई था। तो उसने छोटे अक्षरों में बस इतना ही लिखा, 4 अप्रैल 1984। उसने पीठ पीछे टिका दी। अचानक उसे किसी लाचारी ने जैसे घेर लिया हो।
अव्वल तो उसे इस साल के 1984 होने पर ही शक था। हाँ, उसके आगे पीछे कुछ भले हो सकता था, क्योंकि अपनी 39 साल की उम्र को लेकर तो वह पक्का था। मैं मानता था कि उसकी पैदाइश 1944 या 1945 की है। फिर भी एक आध साल के भीतर किसी एक तारीख पर उंगली रख पाना आजकल के दौर में नामुमकिन ही था। फिर अचानक उसके मन में एक बात और कौन थी। ये डायरी आखिर वह किसके लिए लिख रहा है? भविष्य के लिए? उनके लिए जो पैदा नहीं हुए अभी? एक पल के लिए उसका दिमाग पन्ने पर लिखी संदिग्ध तारीख के इर्द गिर्द मंडराने लगा। तभी अचानक न्यूज स्पीक का एक शब्द उसके मन में आया। पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह करने क्या जा रहा है। आखिर भविष्य से संवाद कैसे कर सकता है कोई? ये तो अपने आप में अस्वाभाविक है। या तो भविष्य इस वर्तमान के जैसा ही होगा, तब उसे सुनेगा कौन? या फिर वह वर्तमान से बिल्कुल अलहदा होगा। ऐसे में उसके लिखे का भविष्य में कोई अर्थ नहीं बनता है। कुछ देर तक तो वह बॉर्डम की तरह कागज को देखता रहा। इस बीच टेलीस्क्रीन ने फौजी संगीत बजाना शुरू कर दिया था। अजीब बात थी कि वह खुद को ना केवल जाहिर करने में असमर्थ पा रहा था, बल्कि शुरुआत में उसने क्या लिखना तय किया था ये भी भूल चुका था। पता नहीं पिछले कितने हफ्तों से वह इस घड़ी के लिए खुद को तैयार कर रहा था। उसके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि ऐसा करने के लिए साहस के अलावा भी किसी और चीज की जरूरत पड़ सकती है। उसे लगा था कि लिखना तो आसान काम है, हो ही जाएगा। बस बरसों से खोपड़ी के भीतर चल रहे एक अंतहीन एक आलाप को कागज पर उतारना ही तो है। अब हालत ये थी कि सब कुछ जम सा गया हो। उधर अल्सर में अलग सी खुजली शुरू हो गई, जो बर्दाश्त के बाहर थी। उसने खुद को खुजाने से बहुत रोका, वरना खुजाते ही उसमें जलन मचने लग जाती थी। वक्त बीतता जा रहा था। जिन के हल्के से सरूर में डूबी उसकी चेतना में सामने पड़े कोरे कागज, टखने के ऊपर हो रही खुजली और पीछे से आ रहे संगीत के अलावा कुछ भी नहीं था। एक झटके में घबराकर उसने लिखना शुरू कर दिया, बगैर पूरी तरह जाने कि वह क्या करने जा रहा था। पन्ने पर ऊपर नीचे फैलती बच्चों की जैसी उसकी लिखावट ने पहले तो बड़े अक्षरों से तौबा की, फिर उसने पूर्ण विराम लगाना भी छोड़ दिया। 4 अप्रैल 1984, एक आखिरी रात जब मैंने फिल्म देखी। सब जंग वाली फिल्में थी। एक तो बहुत अच्छी थी, जिसमें शरणार्थियों से भरे एक जहाज को भूमध्य सागर में कहीं बम से उड़ा दिया गया था। दर्शकों को उस दृश्य में बहुत मस्ती आई थी, जब एक मोटा सा आदमी तैरकर खुद को बचा रहा था और उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर लगा हुआ था। पहले तो वो डॉल्फिन के जैसे पानी में तैरता दिखता है, फिर हेलीकॉप्टर में बंदूक की दूरबीन से वह दिखाई देता है। उसके ठीक बाद गोलियों से वह छलनी हो जाता है और उसके इर्द गिर्द समंदर का पानी गुलाबी और वह डूब जाता है, गोया उसके शरीर में बने छेदों में पानी घुस गया हो। उसके डूबने पर दर्शक खूब जोर से हंसे थे। फिर अगला दृश्य बच्चों से भरी एक लाइफ बोट का है, जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। उस नाव में एक अधेड़ औरत थी, शायद यहूदी रही होगी, जिसने अपनी बाहों में 3 साल के एक बच्चे को ले रखा था और बच्चा डर के मारे चिल्ला रहा था और अपना सिर उसके स्तनों के बीच ऐसे छिपाए जा रहा था कि उसकी देह में कोई खो बना लेगा। औरत उसे अंकवारी लेकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। हालांकि डर के मारे खुद उसका चेहरा नीला पड़ गया था। वह उसे ऐसे छिपाए जा रही थी जैसे उसे लग रहा हो कि अपनी बाहों की ओट से ही वह बच्चे को गोलियों से बचा लेगी। तभी हेलीकॉप्टर ने उनके बीच 20 किलो का एक बम गिरा दिया। जबरदस्त रोशनी हुई और नाव धू धू कर जलने लगी। फिर एक और शानदार शॉट आया, जिसमें एक बच्चे की बाह ऐसे उड़ी कि ऊपर और ऊपर एयर एकदम ऊपर हवा में दिखती रही। हो सकता है उसे किसी हेलीकॉप्टर के आगे वाले हिस्से में लगे कैमरे से शूट किया गया हो। इस दृश्य ने उन सीटों की खूब वाहवाही लूटी जहां पार्टी के लोग बैठे थे। लेकिन जनता वाले हिस्से में एक औरत ने बखेड़ा खड़ा कर दिया और चिल्लाने लगी कि यह दृश्य बच्चों के सामने नहीं दिखाना जाना चाहिए था। ये ठीक नहीं किया गया है और बच्चों के एकदम सामने ऐसा करना ठीक नहीं है। कि तब तक पुलिस वहां आ गई और उसे बाहर निकाल फेंका। मेरे ख्याल से उसे कुछ नहीं किया गया होगा। वैसे भी जनता किसी को क्या कहती है और उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जनता तो ऐसी प्रक्रिया देती है और वे कभी भी। विंस्टन रुक गया। शायद उसकी कोई नस खिंच गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये कचरा क्यों लिख मारा है।
एक दिलचस्प बात हालांकि ये हुई कि लिखते वक्त उसके दिमाग में एक बिल्कुल अलग ही घटना चलते चलते इतनी साफ हो गई कि उसे लगा कि उसे इसको लिख देना चाहिए। वास्तव में उसे अब जाकर यह एहसास हुआ कि दरअसल उसी घटना के चलते वह घर आया था और आज ही उसने डायरी लिखना शुरू करने का फैसला किया था। कोई 11 बजे के आसपास की बात है, रिकॉर्ड विभाग की, जहां विंस्टन काम करता था। हर क्यूबिकल से कुर्सियां निकालकर टेलीस्क्रीन के ठीक सामने हॉल के बीचों बीच सजाई जा रही थी। 2 मिनट का नफरत सत्र शुरू होने वाले था। विंस्टन बीच की एक कतार में बैठा ही था कि दो लोग कमरे में अप्रत्याशित रूप से आ गए। वह उन्हें पहचानता था लेकिन कभी बात नहीं हुई थी। उनमें एक लड़की थी जो अक्सर उसे गलियारों में गुजरते हुए दिख जाती थी। वह उसका नाम नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि वह गल्प विभाग में काम करती थी। यह भी एक अंदाजा ही था क्योंकि उसने एक आध बार उसे चिकने हाथों में एक पन्ना लिए देखा था, जिससे समझ आता था कि वह उपन्यास लिखने वाली मशीन पर काम करती होगी। देखने में वह एक साहसी लड़की लगती थी। कोई 27 की उम्र रही होगी, घने बाल, चित्तीदार चेहरा और किसी धावक जैसी चाल। उसने वर्दी के ऊपर सेक्स विरोधी युवा संघ का प्रतीक गहरे लाल रंग वाला कमरबंद कई बार घुमाकर इतना कसकर लपेटा था कि उसके नितंब उभर आए थे। विंस्टन को पहली नजर में ही वह पसंद नहीं आई थी। उसे इसका कारण भी पता था। उसकी चाल ढाल से हॉकी के मैदान और ठंडे पानी से नहाने और सामुदायिक सैर सपाटे और एक खाली दिमाग जैसा कुछ मिला जुला एहसास पैदा होता था। वैसे भी उसे तकरीबन सभी औरतें नापसंद थी, खासकर जो जवान और खूबसूरत हों। आमतौर से औरतें और खासकर जवान लड़कियां पार्टी की सबसे कट्टर भक्त होती थीं, जिन्होंने नारों को घोल कर पी रखा था, जो जासूसी करती थीं और किसी भी अलग हरकत को सूंघ कर मुखबिरी कर देती थी। ये वाली लड़की हालांकि उसे सबसे ज्यादा खतरनाक मालूम पड़ती थी। एक बार गलियारे से गुजरते वक्त उसने ऐसे कनखियाकर देखा था कि उसकी नजर भीतर तक गड़ गई थी और एक पल के लिए विंस्टन आतंकित हो उठा था। उसके मन में यह भी ख्याल आ गया था कि कहीं वह विचार पुलिस की एजेंट ना हो। इसकी संभावना हालांकि नहीं थी, फिर भी जाने क्यों जब वह आसपास होती थी तो उसको लेकर वह अजीब किस्म से असहज हो जाता, जिसमें डर के साथ साथ एक नफरत का भाव भी था। दूसरे शख्स का नाम था ओब्रायन। वह पार्टी के भीतरी हलके में कार्यवाहक कतार का सदस्य था और किसी ऐसे अहम ओहदे पर था जिसके बारे में विंस्टन केवल दूर से ही अंदाजा लगा सकता था। इसीलिए काली वर्दी वाले पार्टी कार्यवाहक को कमरे में घुसता देख कुर्सियों पर बैठे लोगों के बीच एक पल के लिए हलचल मच गई। ओब्रायन भारी देह वाला एक हट्टा कट्टा शख्स था। उसकी गर्दन मोटी थी, उसका चेहरा खुरदुरा, कठोर और मजाहिया था। उसकी मौजूदगी डराने वाली होती थी, लेकिन उसके हाव भाव में एक आकर्षण था। अपनी नाक पर वह अपना चश्मा जाने किस तरकीब से टिकाए रखता था। ये अदा उसे थोड़ा शांत और सभ्य बनाती थी। हालांकि ऐसा कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। पता नहीं इस तरीके से किसी ने अब तक सोचा होगा या नहीं, लेकिन उसकी ये मुद्रा 18वीं सदी के उस कुलीन की छवि गढ़ती थी जो आपको नस्वार की डिबिया पकड़ा रहा हो। इतने बरसों में विंस्टन ने ओब्रायन को कोई दर्जन भर बार तो देखा ही होगा। उसे उसकी ओर एक खिंचाव सा महसूस होता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि ओब्रायन की पहलवानी, देह दृष्टि और उसके शहराती तौर तरीकों के बीच एक दूरी थी। इसके पीछे एक गुप्त धारणा थी। धारणा भी क्या, महज एक उम्मीद थी कि ओब्रायन राजनीतिक रूप से उतना निष्ठावान नहीं है। उसके चेहरे में ही कुछ ऐसा था जो इसका आभास देता था। वे अनिष्ठा जैसी कोई चीज भी नहीं थी, बल्कि चेहरे से उसकी समझदारी झलकती थी। चाहे जो भी हो, उसकी छवि एक ऐसे शख्स की थी जिससे आप बात कर सकते हैं, बशर्ते टेलीस्क्रीन से नजर चुराकर उसे अकेले में पकड़ सकें। अपनी इस धारणा को जांचने के लिए विंस्टन ने कभी कोशिश नहीं की थी। करता भी कैसे, कोई तरीका ही नहीं था। ठीक उसी पल ओब्रायन ने अपनी कलाई घड़ी को देखा। 11 बजने ही वाले थे। उसने 2 मिनट का नफरत सत्र समाप्त होने तक रिकॉर्ड विभाग में ही रुकना तय किया था और विंस्टन वाली कतार में उसके बगल की एक कुर्सी छोड़कर बैठ गया था। दोनों के बीच में एक छोटे कद की धूसर बालों वाली महिला थी जो दफ्तर में विंस्टन के बगल वाले क्यूबिकल में बैठती थी। उसके ठीक पीछे घने बालों वाली लड़की बैठी थी। अगले ही पल कमरे के दूसरे छोर पर लगे टेलीस्क्रीन से घर घर आती हुई भयावह आवाज में एक भाषण शुरू हो गया। ऐसे लगा जैसे कोई दैत्याकार मशीन कल पुर्जी को तेल पिलाए बिना चालू कर दिया हो।
यह आवाज जबरदस्त खींच पैदा करने वाली थी, जैसे किसी ने गर्दन के पीछे उगे रोएं को रगड़ दिया हो। नफरत की शुरुआत हो चुकी थी। हमेशा की तरह पर्दे पर जनता के दुश्मन इमैनुअल गोल्डस्टीन का चेहरा चमका। दर्शकों के बीच यहाँ वहां कानाफूसी होने लगी। धूसर बालों वाली छोटी महिला डर और नफरत के मारे किकियाने लगी। गोल्डस्टीन एक भ्रष्ट और धोखेबाज इंसान था। वह एक जमाने में, कब ये किसी को याद नहीं, पार्टी के अहम नेताओं में शुमार किया जाता था, तकरीबन मोटा भाई के रसूख वाला। लेकिन बाद में वह क्रांति विरोधी हरकतों में लिप्त हो गया, जिसके चलते उसे मौत की सजा सुना दी गई। इसके बाद से ही वह फरार चल रहा है। 2 मिनट की नफरत में वैसे तो हर दिन कुछ न कुछ अलग दिखाया जाता था, लेकिन गोल्डस्टीन रोज ही पर्दे पर केंद्रीय भूमिका में मौजूद रहता था। उसे सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। उसने पार्टी की निष्ठा के साथ सबसे पहली नाफरमानी की थी। इसके बाद पार्टी के खिलाफ जितने भी अपराध हुए, जितनी भी बगावतें हुई और विश्वासघात हुए, वे सब उसी के सिखाए का नतीजा था। माना जाता था कि वह अब भी जिंदा है और कहीं बैठकर साजिशें रच रहा है, शायद समंदर पार अपने विदेशी आकाओं के पैसे के बल पर। ऐसी भी अफवाह थी कि वह ओशिएनिया में ही छिपा बैठा है। विंस्टन की छाती जकड़ गई थी। गोल्डस्टीन की शक्ल देखते ही उसके भीतर भावनाओं का दर्दनाक सैलाब उमड़ आता था। गुच्छानुमा और बेतरतीब सफेद बालों का आभा मंडल लिए एक कमजोर यहूदी चेहरा और उस पर छोटी सी बकर दाढ़ी, वह एक चतुर सुजान चेहरा था जो जाने किस कारण से स्वाभाविक रूप से कुत्सित जान पड़ता था। ऊपर से एक किस्म की विक्षिप्तता का भाव देती लंबी पतली नाक, जिसके एक सिरे पर चश्मा विराजमान था। कुल मिलाकर वह भेड़नुमा दिखता था और उसकी आवाज भी भेड़ जैसी ही थी। गोल्डस्टीन हमेशा की तरह पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ जहर उगल रहा था। उसका भाषण इतना अतिरंजित और कुत्सित था कि कोई बच्चा भी इसे पकड़ सकता था। इसके बावजूद वह इतना प्रभावी था कि सुनने वाला इस आशंका से भर जाए कि उससे कम समझदार श्रोता कहीं इसके झांसे में ना आ जाए। वह मोटा भाई को गाली दे रहा था, पार्टी की तानाशाही की धज्जियां उड़ा रहा था, यूरेशिया के साथ तत्काल अमन बहाली की मांग कर रहा था। वह बोलने और लिखने की आजादी, प्रेस की आजादी, संगठन की आजादी, विचारों की आजादी की मांग कर रहा था। वह पागल की तरह चिल्ला रहा था कि क्रांति के साथ विश्वासघात हुआ है, और इतनी तेजी में इतने ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में कर रहा था, गोया पार्टी के वक्ताओं द्वारा आदतन दिए जाने वाले संबोधनों की कोई पैरोडी हो। मैं न्यूज स्पीक के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, और इतना ज्यादा कर रहा था जितना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पार्टी के लोग भी नहीं करते। इसीलिए कोई उसके आकर्षक वाक जाल में फंसकर कहीं उसकी हकीकत से चूक न जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उसके भाषण के समानांतर टेलीस्क्रीन पर उसके सिर के पीछे यूरेशियाई फौज की कतारें मार्च कर रही थी। एक के बाद एक कतारबद्ध सपाट एशियाई चेहरे वाले ठोस और रिष्ट पुष्ट सिपाही जो मार्च करते हुए स्क्रीन पर आते और गायब हो जाते। फिर उनके पीछे ठीक उन्हीं के जैसी की कतारें आती और ये सिलसिला चलता जाता। गोल्डस्टीन की भेड़ जैसी आवाज में फौजी बूटों की उदास करतल ध्वनि पार्श्व संगीत का काम कर रही थी। नफरत सत्र को अभी शुरू हुए 30 सेकंड भी नहीं हुए थे कि कमरे में आधे से ज्यादा लोग उन्माद में अनियंत्रित होकर चीखने चिल्लाने लगे। सामने स्क्रीन पर वह भेड़नुमा आत्मतुष्ट चेहरा और उसके पीछे यूरेशियाई फौज की भीषण ताकत को एक साथ बर्दाश्त कर पाना संभव नहीं था। गोल्डस्टीन का चेहरा ही नहीं बल्कि महज उसका विचार तक अपने भय और आक्रोश को जन्म दे देता था। यूरेशियाई और ईस्ट एशिया से भी ज्यादा और स्थायी नफरत का पात्र गोल्डस्टीन था, और ऐसा तब से है जब से ओशिएनिया इन दोनों शक्तियों में से किसी के एक के साथ जंग में रहा है। एक के साथ जंग में होने का मतलब दूसरे के साथ आमतौर से शांति है। सबसे अजीब बात यह थी कि गोल्डस्टीन को वैसे तो यहाँ हर रोज ही किसी न किसी मंच, टेलीस्क्रीन, अखबारों, किताबों में हजारों बार नफरत और लानत भेजी जाती थी। उसके सिद्धांतों की सरेआम निंदा की जाती, उसका मजाक उड़ाया जाता और कचरा कहकर खारिज किया जाता था। इसके बावजूद उसके प्रभाव में कभी कोई कमी नहीं आती थी। हमेशा ही कोई नया रंगरूट उसकी चाल में फंसने को तैयार रहता था। एक दिन भी नहीं बीतता था जब उसके निर्देशों पर काम करने वाले जासूसों और गुप्तचरों को विचार पुलिस बेनकाब न करती हो। वह एक बहुत बड़ी गुप्त फौज का कमांडर था। ये ऐसे षड्यंत्रकारियों का भूमिगत तंत्र था जो राज सत्ता को उखाड़ फेंकने की ख्वाहिश रखते थे।
इस नेटवर्क को ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता था। दबी जुबान में तो गोल्डस्टीन की लिखी एक ऐसी किताब की भी चर्चा थी जिसमें उसके तमाम पाखंडों का संकलन था और जो गोपनीय तरीके से यहाँ वहां घूमती रहती थी। इस किताब का कोई नाम नहीं था, लोग इसे केवल किताब कहते थे। ये सब बातें हालांकि अफवाहों में ही मौजूद थीं और इसी से लोगों को इसका पता भी लगता था। वैसे भी अगर किसी संदर्भ की जरूरत ना हो तो पार्टी का एक आम सदस्य ब्रदरहुड और किताब जैसे विषय का जिक्र तक नहीं करता था। सत्र का दूसरा मिनट शुरू होते ही नफरत उन्माद में बदल गया। लोग अपनी अपनी जगहों पर उछलने लगे और चिल्लाने लगे मानो स्क्रीन से आ रही आवाज पर काबू पाना चाह रहे हों। धूसर बालों वाली छोटी महिला का चेहरा चमकदार गुलाबी हो चुका था और उसके होंठ पानी से बाहर निकाली गई किसी तड़पती हुई मछली की तरह खुल और बंद हो रहे थे। खुद ओब्रायन का भारी भरकम चेहरा भी तमतमा चुका था। वह अपनी कुर्सी पर एकदम तन कर बैठा था, लेकिन उसकी धौंकनी ऐसे चल रही थी जैसे किसी आती हुई लहर के थपेड़े को झेलता हुआ खड़ा हो। विंस्टन के पीछे बैठी गहरे बालों वाली लड़की चिल्ला रही थी, सुअर के बच्चे, सुअर के बच्चे। चिल्लाते हुए उसने न्यूज़पीक का एक मोटा सा शब्दकोश उठाकर स्क्रीन पर दे मारा। किताब स्क्रीन पर गोल्डस्टीन की नाक से टकराकर वापस उछल गई। गोल्डस्टीन मुसलसल बोलता रहा। विंस्टन को एक पल अचानक इस बात का बोध हुआ कि दूसरों के साथ वह भी चिल्ला रहा था और अपनी कुर्सी की छड़ पर अपनी एड़ी पीट रहा था। 2 मिनट की नफरत का सबसे भयावह आयाम यही था कि आप ना चाहते हुए भी अनजाने में इसका हिस्सा बन जाते थे। इसमें शामिल होने की अनिवार्यता उतनी खतरनाक नहीं थी, औरों के साथ शामिल होने से खुद को रोक पाने की संभाव्यता ज्यादा डरावनी थी। आप तटस्थ रहने का चाहे जितना ही नाटक क्यों न करें, 30 सेकंड के बाद सब बेकार हो जाता था। ऐसा लगता था गोया सभी के भीतर सामने वाले की हत्या करने, उसे प्रताड़ना देने, किसी हथौड़े से उसका मुंह कूच देने और बदला लेने के एक घिनौने उन्माद का करंट दौड़ गया हो। ऐसे में आदमी खुद को पागल न होने देने की इच्छा शक्ति के खिलाफ चला जाता है। फिर जो आक्रोश महसूस होता था वह अमूर्त किस्म का था, जिसकी कोई दिशा नहीं थी। इसे किसी एक विषय से दूसरे विषय की ओर बड़ी आसानी से मोड़ा जा सकता था, जैसे लोहे में टांका लगाने वाली मशीन की लॉ को। लिहाजा अगले ही पल विंस्टन की नफरत गोल्डस्टीन से हटकर मोटा भाई, पार्टी और विचार पुलिस की तरफ मुड़ गई। ऐसे ही मौकों पर उसे स्क्रीन पर मौजूद उपहास के पात्र उस अकेले विधर्मी से सहानुभूति हो जाती थी, जो झूठ से बनी इस दुनिया में सच और विवेक का इकलौता रहनुमा था। और ठीक अगले ही पल वह अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के जैसा हो जाता था। उसे गोल्डस्टीन के बारे में बतलाया गया सब कुछ सच लगने लगता था। इस पल में मोटा भाई के खिलाफ उसके मन में बैठी गुप्त नफरत सराहना में बदल जाती थी। फिर उसके मन में मोटा भाई की एक भव्य और अमर संरक्षक की सी छवि बन उठती, जो एशिया के गिरोहों के खिलाफ चट्टान की मानिंद तनकर खड़ा है, जबकि गोल्डस्टीन अपनी समूची निस्सहायता, अकेलेपन और अपने होने को लेकर तमाम संदेहों के बावजूद उस अय्यार जैसा लगने लगता था, जो महज अपनी आवाज के दम पर इस सभ्यता को तोड़ने की काबिलियत रखता हो। अपनी नफरत को सायास इधर से उधर मोड़ने के लिए कोई हिंसक कार्रवाई करना भी मुमकिन था, ठीक वैसे ही जैसे कोई दुस्वप्न में आदमी हिंसक तरीके से तकिए से एक झटके से अपना सिर खींच लेता है। वह कुछ इसी तरीके से विंस्टन ने अपनी नफरत को स्क्रीन से हटाकर अपने पीछे खड़ी गहरे बालों वाली लड़की पर केंद्रित कर दिया। उसके दिमाग में अजीबोगरीब कल्पनाएं उभरने लगी, जैसे वह उसे रबड़ के डंडे से इतना पीटेगा कि उसकी मौत हो जाएगी। वह उसे नंगा करके किसी खूंटे से बांध देगा और संत सेबेस्टियन की तरह तीरों से उसकी देह छलनी कर देगा। वह उसे फंसाकर अपने प्रेम पाश में फांस लेगा और ऐन मौके पर उसकी गर्दन काट देगा। इसी दौरान उसे ये बात कहीं बेहतर समझ में आई कि वह उससे इतनी नफरत क्यों करता है। इसलिए क्योंकि वह जवान और खूबसूरत होने के बावजूद सेक्स के लायक नहीं थी। वह उसके साथ सोना चाहता था, लेकिन बाहों में भरे जाने को अपनी ओर खींचती हुई उसकी सुडौल लचीली कमर ऐसा करने से रोकती थी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द यौन शुचिता का एक घिनौना प्रतीक बंधा हुआ था। नफरत चरम पर पहुंच चुकी थी। गोल्डस्टीन अब एकदम भेड़ की आवाज में बोल रहा था। एक पल के लिए तो उसका चेहरा भी भेड़ जैसा हो गया। फिर वह भेड़नुमा चेहरा एक यूरेशियाई सिपाही के चेहरे में घुलने लगा, जो अपनी मशीन गन तड़तड़ाते हुए बेहद डरावने तरीके से आगे की ओर बढ़ता चला जाता था और आकार में बड़ा होता जाता था। ऐसा लगा कि वह पर्दे को फाड़कर बाहर निकल आएगा।
इस डर से पहली कतार में बैठे लोग वास्तव में अपनी कुर्सियों को पीछे करने लगे। ठीक इसी मौके पर वह डरावनी छवि मोटा भाई के चेहरे में तब्दील हो गई और सबको थोड़ी राहत की सांस आई। काले बाल, काली मूछें, ताकतवर और एक रहस्यमय किस्म की निश्चलता से भरा हुआ एक विशाल चेहरा जो तकरीबन पूरी स्क्रीन को घेरे ले रहा था। मोटा भाई ने क्या कहा किसी ने नहीं सुना। उत्साह भरने वाले महज कुछ एक शब्द थे, जैसे किसी जंग की शोरगुल के बीच सिपाहियों से कहे जाते हैं, जिन्हें अलग अलग समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन कुल मिलाकर उसका कहा ही आप में आत्मविश्वास भर देता है। धीरे धीरे मोटा भाई का चेहरा पर्दे में घुलता गया और उसकी जगह बड़े बड़े अक्षरों में पार्टी के 3 नारों ने ले ली। युद्ध शांति है, आजादी गुलामी है, अज्ञान ताकत है। इसके बावजूद ऐसे लगा कि मोटा भाई का चेहरा कई सेकंड तक स्क्रीन पर मौजूद था। जो असर उस चेहरे ने सबकी आंखों में छोड़ा था, उससे मुक्त हो पाना इतना आसान नहीं था। धूसर बालों वाली छोटी महिला अपने आगे वाली कुर्सी पर उचक कर पर्दे की ओर अपनी दोनों बाहें फैलाए कुछ बुदबुदा रही थी, जो सुनने में हे दाता जैसा कुछ लग रहा था। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियों में अपने चेहरे को छिपा लिया, जैसे प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना ही कर रही थी। बिल्कुल इसी वक्त पूरा सभागार एक धीमी और गहरी लय में डूब गया। किसी मंत्र की तरह सभी ने समवेत स्वर में बोलना शुरू किया, मोटा भाई। बहुत धीरे धीरे वे इसका उच्चार करते रहे। पहले शब्द के बाद वे थोड़ा ठहरते, फिर दूसरा शब्द बोलते। इसकी पृष्ठभूमि में फर्श पर पंजे चटकने और टम टम की अजीब सी आवाजें आती रही। कोई 30 सेकंड तक ये सब चला होगा। अत्यधिक भावनात्मक पलों में अक्सर यही टेक होती थी कि जिसे लोग दोहराते थे। एक मायने में ये मोटा भाई की ताकत और ज्ञान के प्रति श्रद्धा भाव ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये खुद को भुलवाने और सम्मोहित करने का एक कृत्य है, जहां लयबद्ध शब्दों के सामूहिक दोहराव में चेतना को विसर्जित कर दिया जाता है। विंस्टन को लगा कि उसकी आंतें ठंडी पड़ चुकी हैं। 2 मिनट की नफरत के दौरान वह खुद को उस उन्माद का हिस्सा बनने से रोक नहीं पाया था। लेकिन ये मोटा भाई का अमानवीय मंत्रोच्चार उसे हमेशा ही भय से भर देता था। इससे बचना भी संभव नहीं था। दूसरों के साथ उसने भी यही किया। अपनी भावनाओं को छिपाना, अपने चेहरे के हाव भाव को नियंत्रित करना, बिल्कुल दूसरों की नकल करना, ये सब तो अपने आप ही हो जाता था, लेकिन बीच में एक आध सेकंड का वक्त मिलता था। इसी दौरान उसकी नजर ने शायद उसे धोखा दे दिया, और इस पल में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत बड़ी बात है, बशर्ते वैसा हुआ रहा हो। उसकी नजर ओब्रायन की नजर से लड़ गई। ओब्रायन खड़ा हुआ था। उसने अपने चश्मे उतार दिए थे और इस वक्त वह अपने खास अंदाज में नाक पर चश्मा वापस चढ़ा रहा था। इसी बीच सेकंड के कुछ एक हिस्सों में दोनों की आंखें मिली और इतनी ही देर में विंस्टन जान गया, जी हाँ, बाकायदा जान गया कि ओब्रायन भी उसी की तरह सोच रहा था, और ये संदेश बिना चुके उधर भी पहुंच ही गया। ऐसे लगा जैसे दोनों की खोपड़ी खुल गई हो और आंखों के रास्ते उनके विचार एक दूसरे तक आ जा रहे हैं। उसे लगा कि ओब्रायन उससे कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा है। तुम्हारी नाफरमानी, तुम्हारी नफरत, हिकारत, सबके बारे में मैं जानता हूं, लेकिन निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसी के साथ वह अदृश्य तार टूट गया। ओब्रायन का चेहरा फिर से रहस्यमय हो गया, दूसरों की तरह। कुल इतना ही हुआ था। विंस्टन पक्का नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। ऐसी घटनाओं का ओर छोर तो होता नहीं है। इस सब से बस ये विश्वास उसके भीतर कायम रहा, या कहें एक उम्मीद कि उसके साथ बाकी लोग भी पार्टी के दुश्मन ही हैं। हो सकता है कि पार्टी के खिलाफ भूमिगत षड्यंत्र की अफवाहें सच हों। कौन जाने कि ब्रदरहुड नाम का वाकई कुछ है। वैसे भी जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां, गवाहियां और हत्याएं सामने आ रही हैं, ये मानना तो असंभव है कि ब्रदरहुड केवल एक मिथक होगा। कुछ दिन उसे लगता था कि वह है, फिर कभी लगता था कि वह नहीं है। कोई सबूत तो था नहीं उसके होने का, बस कुछ सरसरी छवियां थी जिनका कुछ भी अर्थ हो सकता था और कुछ भी नहीं। जैसे सुनी सुनाई कानाफूसी, शौचालय की दीवारों पर उकेरे गए धुंधले शब्द। एक बात उसने देखा कि 2 अजनबी जब मिले तो उनके हाथ की अजीबोगरीब मुद्रा भी ऐसे लगी जैसे कोई कूट संकेत हो। सब अटकलबाजी ही थी। हो सकता था कि सब उसकी कल्पना की उपज हो। यही सब सोचते हुए वह ओब्रायन की ओर देखे बगैर अपने क्यूबिकल में चला गया। उस पल भर के संपर्क को आगे बढ़ाने का ख्याल उसके दिमाग में नहीं आया। उसने अगर ऐसा करने का कुछ सोचा होता भी तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था, जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था।
बस सेकंड भर की बात थी जब दोनों की आंख लड़ी थी और कहानी खत्म। फिर भी जिंदगी यहाँ जिस तरह के एकांत में कैद है, उस लिहाज से ये घटना याद रखे जाने लायक तो थी। विंस्टन ने पीठ सीधी की और डकार मारी। खाली पेट में पड़ी जिन का असर था। उसकी आंखें दोबारा पन्ने पर जम गईं। उसने पाया कि इस बीच सोचते हुए वह अनजाने में लगातार लिख भी रहा था, जैसे वह अपने आप हो गया हो। हालांकि लिखाई पहले की चिड़िया की टांग जैसी नहीं थी। उसकी कलम ने उस चिकने पन्ने पर बड़े बड़े साफ सुथरे अक्षरों में लिख मारा था, मोटा भाई मुर्दाबाद, मोटा भाई मुर्दाबाद, मोटा भाई मुर्दाबाद, मोटा भाई मुर्दाबाद, मोटा भाई मुर्दाबाद। आधा पन्ना इसी से भर गया था। एक पल के लिए वह घबरा उठा। ऐसे शब्द लिखना वैसे तो नोटबुक खोलने जितना ही खतरनाक था, कोई ज्यादा नहीं। फिर भी उसे लगा कि इस पन्ने को फाड़ दिया जाए और लिखने का कार्यक्रम ही स्थगित कर दिया जाए। उसने ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि यह बेकार है। वह डायरी में मोटा भाई मुर्दाबाद लिखे या ना लिखे, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आगे भी लिखता रहा या लिखना बंद कर दे, इस दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। विचार पुलिस के लिए ये सारी कार्रवाइयां एक सी हैं। उसने अनिवार्यतः वह अपराध कर दिया था जिसके दायरे में बाकी सारे अपराध आते थे। वह लिखना शुरू नहीं करता तब भी अपराध तो हो ही चुका था। ऐसा सोचने का अपराध, वैसे वैचारिक अपराध कहते थे। वैचारिक अपराध को आप हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। हो सकता है कि कुछ समय गच्चा देने में कामयाब हो जाएं, कुछ साल तक भी, लेकिन आज नहीं तो कल वे आपको पकड़ ही लेंगे। ऐसा अक्सर रात में होता था। सारी गिरफ्तारियां रात के अंधेरे में होती थी। एक झटके में आपको नींद से जगाया जाता, फिर कोई कठोर हाथ आपका कंधा झंझोड़ रहा होता, आपकी आंखों पर रोशनी डाली जाती और आपका बिस्तर सख्त चेहरों से चौतरफा घिरा मिलता। ज्यादातर ऐसे मामलों में कोई सुनवाई नहीं होती थी, ना तो गिरफ्तारी का ही कोई रिपोर्ट होता था। लोग बस मुंह अंधेरे गायब कर दिए जाते थे। फिर आपका नाम हर रजिस्टर से मिटा दिया जाता। आपने कभी भी कुछ किया हो या ना किया हो, उस सब का रिकॉर्ड साफ कर दिया जाता। आप इस दुनिया में थे भी, इसका निशान मिटा दिया जाता और आप भुला दिए जाते। एक तरह से कहें तो आपके वजूद को ही नकार दिया जाता था, एकदम जड़ से साफ। इसे वे भाप बनना कहते थे। ऐसा सोचते ही उसे देह में मिर्गी जैसी जकड़न महसूस हुई। फिर काफी तेजी से उसने खराब लिखाई में लिखना शुरू किया। वे मुझे गोली मार देंगे तो मार दें, वे मेरी गर्दन के पीछे से गोली मार देंगे तो मार दें। मोटा भाई मुर्दाबाद, वे हमेशा गर्दन के पीछे ही गोली मारते हैं। मार दे मोटा भाई मुर्दाबाद। कुर्सी पर पीछे होकर वह आराम से बैठ गया। उसने कलम रख दी। मैं थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अचानक वह थोड़ा उत्तेजित होकर दोबारा शुरू हो गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह किसी चूहे की तरह चुपचाप स्थिर रहा, इस हल्की सी उम्मीद में कि जवाब ना मिलने पर जो भी होगा वह चला जाएगा। लेकिन नहीं, दरवाजा फिर बजा। अब देर करना और बुरा होता। उसका दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था, लेकिन चेहरा सपाट था। उसे ऐसी मुद्रा की लंबी समय से आदत थी। वह उठा और भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। तो मित्रों, सस्पेंस तो काफी बढ़ गया है और मैं भी अभी रोकना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये एपिसोड ऑलरेडी 45 मिनट का हो चुका है। तो आज हम इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसका पार्ट 2। ये है जॉर्ज ऑवेल की लिखी हुई कहानी 1984 और मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी। मिलूंगी जल्द ही आपसे दोबारा, तब तक के लिए जुड़े रहिए।